हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नेस्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जेईई मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो नेस्ट 2018 में पहले 10 क्वेश्चन जो है वो सिंगल चॉइस है और उसके बाद अगले 5 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है देखो जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से है और कुछ इस तरह से है कि देखिए एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो क्या है 3, करेक्ट, और tn बराबर है tn-1 प्लस 2n+1 के, जहाँ पर n का वैल्यू 2 या 2 से कुछ भी रख सकते हो। आपको t20 कैलकुलेट करना है। तो जो फास्टेस्ट वे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, देखिए वो क्या है कि n का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए इसमें, तो आपको ऐसे मिलेगा t2 करेक्ट इज इक्वल टू t1 का वैल्यू पुट कर दें हम, दैट इज 3 प्लस 2n+1 का वैल्यू हो गया भाई 5। सही है, ओके। अब n का वैल्यू 3 डाल दीजिए तो आपको t3 का वैल्यू मिलेगा और वो कितना हो जाएगा t2 प्लस, और यहाँ n का वैल्यू 3 डालोगे तो 7। ऐसे ही n का वैल्यू आप 4 पुट कर दो तो आपको t4 का वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएगा t3 प्लस 9। ऐसे करते करते लास्ट में n का वैल्यू 20 अगर हम डालें तो t20 का वैल्यू आएगा t19 प्लस कितना होगा देखिए 41। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ऐड करने पे LHS में ये सारी टर्म आएगी और RHS में इनका सम आएगा। तो LHS में T2 आएगा, RHS में भी T2 है, कैंसिल आउट हो गया। ये T3 से ये T3 कट जाएंगे, T4 से आगे T4 कट जाएंगे और ऐसे ये T19 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा T20 और सामने क्या बच गया देखो 3 प्लस 5 प्लस 7 और ऐसे करके अप टू 41 तक। आप ध्यान से देखिए ये GP है, सॉरी AP है, 20 टर्म्स है AP की, 20 टर्म्स ऑफ AP। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा दें सीधे सीधे n/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। और कितना हो गया ये देखिए 44 हो गया, ये 10 हो गया, तो 440 इसका आंसर है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 440। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 2 क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लीकेशन हमें गिवन है। तो इस इक्वेशन के 4 रूट आएंगे। अब यहाँ जितने भी ये कोफिशिएंट है p और q वो देखिए इंटीजर है यानी रैशनल है यानी रियल है। तो ऐसे में जो इररेशनल रूट होते हैं और इमेजिनरी रूट होते हैं वो पेयर में आते हैं। यानी अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो एक रूट पक्का 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर एक रूट 1 माइनस आयोटा है तो एक रूट पक्का 1 प्लस आयोटा होगा, करेक्ट। अब देखो ये दोनों कौन सी इक्वेशन के रूट है, इसके या इसके। तो आप देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है इसमें 1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो कितना है भाई 1। और इधर इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है 2। तो आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशन का तो सम ऑफ रूट कितना है 2 और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1। यानी कि ये दोनों किसके रूट हैं, दीज आर रूट्स ऑफ x² प्लस px प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये दोनों जो है ये वाले, ये दोनों रूट्स हैं किसके, x² माइनस 2x प्लस q इक्वल टू 0 के, राइट। अब मुझे p कैलकुलेट करना, तो p इसका सम ऑफ रूट है, तो इसका सम ऑफ रूट क्या माइनस p, सॉरी। तो माइनस p किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ रूट यानी 4 के। तो p का वैल्यू आ गया दोस्तों -4। इधर से आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे इसका तो वो q आएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो p का वैल्यू -4 है, q का वैल्यू 2 है। पूछा आपसे क्या है p प्लस q, तो वो हो गया -2। सो द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज B। तो देखा आपने ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये बाइनोमियल से लिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर -1 इन दिस। अब देखिए उसमें x पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप उसकी जनरल टर्म देखें ना फर्स्ट वाले की, राइट, तो ऐसे बनेगी 11CR और ax² की पावर 11 माइनस r और 1/bx की पावर r। तो बहुत क्विकली सिंप्लीफाई करें इसको, तो a की पावर 11 माइनस r, b पावर r और x की टोटल पावर देखिए यहाँ 22 माइनस 2r हो जाएगी, एक r पावर यहाँ है, तो ये हो गई टोटल 22 माइनस 3r, करेक्ट।
अब अगर आप ध्यान दीजिएगा सेकंड वाले एक्सप्रेशन को देखिए, ax माइनस 1/bx² टू द पावर 11, करेक्ट। यहां से आप 1/x कॉमन ले लो तो वो बाहर आके ऐसा बन जाएगा, सही है। 1/x कॉमन ले रहा हूं तो यहां बन जाएगा ax² और ये हो जाएगा bx। ये मैंने क्यों कर लिया, क्योंकि देखो सेम टर्म हो गई है ना, केवल एक माइनस साइन का फर्क है। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी ना वो ऐसी हो जाएगी 1/x⁻11 और 11c(r), a⁻11 - r और माइनस b⁻r, करेक्ट, और x⁻22 - 3r, दैट्स ऑल। चलिए आप इस 11 को अब यहाँ पे चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, तो 11 पावर थी नीचे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 11 बच गया। अब इसमें तो देखो x⁻7 का कोफिशिएंट चाहिए, तो भैया 22 - 3r जो है ना वो 7 होना चाहिए। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 22 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 15, 15 देखो 3 से डिवाइड करो 5, सही है, ओके। तो यहाँ पे r का वैल्यू 5 डाल दो तो क्या है 11c5 और a टू द पावर 11 - 5 6/b⁻5। अब आते हैं इधर, ये कह रहा है यहाँ पे ये जो टर्म आएगी इससे कोफिशिएंट ऑफ x -1 आना चाहिए, तो 11 - 3r = -1 आना चाहिए। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना मिला, देखिए 12/3 यानी कि 4। तो इसमें अब आप r का वैल्यू 4 डाल दो, तो 11c4 a की पावर 11 - 4 यानी कि 7, सही है, और b की पावर 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पावर 4 होगी, तो ये कोफिशिएंट आया। अब ये दोनों बराबर हैं तो देखिए बिल्कुल कैंसिल आउट होके आपको इसको कैंसिल कर दो इधर, तो इधर आपको मिलेगा a और ये b कैंसिल आउट होके उधर जाएगा तो ab, और सामने कितना हो गया 11c5/11c4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना NCR/NCR-1 इज इक्वल टू n - r + 1/r। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे तो मुझे सीधे सीधे मिल गया 7/5, यानी AB का प्रोडक्ट 7/5 होगा। तो राइट आंसर हो गया इसका D। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए क्या है। लेट ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट a² + b, b² + c और c² + a तीनों बराबर हैं। तो बताओ a + b, b + c, c + a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कि भाई a² + b, राइट, ये बराबर है किसके, b² + c के। इस b² को इधर ले आओ तो a² - b² बराबर हो गया c - b के। इसके फैक्टर करें अगर हम तो a - b और a + b इज इक्वल टू क्या आया c - b। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक यही काम हम एक बार इसको और इसको लेके कर लेते हैं। तो उसको इधर लाओगे तो b² - c² यानी कि आपको मिलेगा b - c, b + c और सामने क्या बन जाएगा a - c। लेट दिस इज रिलेशन नंबर 2, राइट। सिमिलरली सॉल्व करके हम ऐसा लिख सकते हैं। एंड एक बार अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लूँ देखो, राइट, तो हमें क्या मिलेगा c² - a² यानी कि फैक्टर करें अगर हम तो c - a और c + a इज इक्वल टू b - a। यहाँ आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि माइनस कहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, इनको अब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा a - b, b - c, c - a इंटू a + b, b + c, c + a। ये तो हो गया अपना LHS, और RHS में आपको क्या मिलेगा c - b, a - c और b - a। अब बहुत ध्यान दीजिएगा a - b और b - a कैंसिल होकर -1 आ गया, b - c से ये कैंसिल हो गया -1, c - a से ये कैंसिल हो गया -1। तो a + b, b + c, c + a का वैल्यू कितना हो गया, तीनों मल्टीप्लाई होके -1। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। तो ये भी बेहद ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अगर आप जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन आपने किए हैं तो आप जानते होंगे ये क्वेश्चन पहले जेई में पूछा जा चुका है, बस इन्होंने कुछ ऑप्शन चेंज किए हैं, बाकी फ्रेम जो है क्वेश्चन का वो सेम है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए, चूँकि यहाँ पे ओके यहाँ देखिए थोड़ा एरर है, यहाँ पे f नहीं है बल्कि ये h ऑफ 2018 का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमें g' गिवन है, f' गिवन है, तो इसको यूज करने के लिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए।
तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे ना, एच एक्स हमें क्या गिवन है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस जी स्क्वायर ऑफ एक्स। तो देखो अगर मैं एच डैश एक्स करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। आई होप आप सबको चेन रूल पता है ही, प्लस इसका हो जाएगा 2 टाइम जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। और अब हम ये वाले जो रिजल्ट है इसको काम में ले लेते हैं। देखिए इसको तो 2f(x) एफ डैश एक्स एज इट इज़ रहने देता हूँ, 2gx को हम क्या पुट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स, करेक्ट। और जी डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स। तो अब ध्यान से देखिए ये कैंसिल आउट होके क्या आया, 0। यानी कि मुझे मिला कि एच डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, करेक्ट। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि फंक्शन एच एक्स कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, यानी एच एक्स की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि H1 पे 2018 वैल्यू देता है, तो एच एक्स का वैल्यू इसका मतलब 2018 ही होना चाहिए एक्स की हर वैल्यू के लिए। ओके, तो 1 पे भी 2018 आएगा और 2018 पर भी इसका वैल्यू 2018 ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो ये बेहद ही आसान था, प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए तो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A bag contains 10 tickets, right? Numbered 1, 2, 3 up to 1, 2 power 1, 2 power 2 up to 2 power 9. Okay. ABC plays a game. ABC plays a game. First, A pick a ticket randomly, note down the number, and return it into the bag. Then B and C do the same. Probability that the sum of the number obtained by A and B is equal to the number obtained by C is okay. अब यहाँ देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ए के क्या आया, ए के पास जो नंबर आया वो ए है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से एक टिकट वो पिक करेगा, राइट, और फिर बी एक और वापस रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट जब बी पिक करेगा एक टिकट तो उसके लिए भी पूरे 10 ऑप्शन ऐसे कैसे बरकरार रहेंगे, राइट। तो अच्छा पहले तो टोटल केस गिन लेते हैं। देखो टोटल केसेस कितने होंगे, टोटल केसेस की बात करें अगर हम, तो बताइए ए अगर एक नंबर पिक करता तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 10। बी पिक करेगा तो उसके लिए भी 10 और सी पिक करेगा तो उसके लिए भी 10। तो टोटल केस होते हैं बेटा 1000। अब हम बात करेंगे फेवरेबल केसेस की। फेवरेबल केसेस क्या है, फेवरेबल केसेस ऐसे हैं कि जैसे मान लो ए ने पिक किया एक नंबर, तो मैं मान लेता हूँ कि ए ने जो पिक किया तो उसके क्या नंबर आया, 2 पावर ए आ गया मान लो। ऐसे ही बी के पास आया 2 पावर बी और सी के पास आया 2 पावर सी। तो ये हमें बोल रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए। यहाँ ए बी सी की जो वैल्यू है भाई वो आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 0, 1, 2 करके 9 तक। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है ए बी सी की, ये मुझे चेक करना है। ओके, आओ देखो अगर मान लो ए और बी अलग अलग हैं तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ए है ना वो बी से छोटा है, तो इसका मतलब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 पावर ए और यहाँ बच जाएगा 1 + 2 पावर बी माइनस ए। सामने हो गया देखो 2 पावर सी। समझिएगा बात को। अब सी तो देखो इन दोनों का सम है तो डेफिनेटली वो इनसे तो बड़ा है ही। ओके, सी तो हर हाल में इससे बड़ा ही आना है। तो ऐसे में हम 2 पावर ए से उधर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1 + 2 पावर बी माइनस ए और इधर कितना बन गया 2 पावर सी माइनस ए। देखिए अगर सी ए से बड़ा है ना तो ये मिनिमम 1, 2, 3 तो होगा ही होगा। यानी ये नंबर देखिए ये हमेशा 2 की पावर समथिंग है ना, तो ये इवन नंबर बनेगा। इधर देखिए यहाँ भी 2 पावर समथिंग है तो ये भी इवन नंबर आएगा और इवन में 1 ऐड हो गया, ये क्या बन गया, ऑड। यानी LHS हमेशा ऑड आएगी, RHS हमेशा इवन आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाए, यानी ए बी से छोटा नहीं हो सकता। सिमिलरली ए और बी को अगर आप पलट लें तो आप पाएंगे कि बी भी ए से छोटा नहीं हो सकता ना। सोच के देखिए, सारा क्वेश्चन सिमेट्रिक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी जो बच गई वो है कि ए बराबर बी हो जाए। तो चलो ए और बी को बराबर करके देख लेते हैं। तो 2 पावर ए + 2 पावर ए इज इक्वल टू 2 पावर सी। तो ये हो गया 2 की पावर 2 × 2 पावर ए, यानी कि 2 पावर ए + 1 इज इक्वल टू 2 पावर सी। तो सी का वैल्यू होना चाहिए ए + 1। तो हमें ये समझ में आया कि सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब ए का वैल्यू तो ए ही हो, बी का वैल्यू क्या हो जाए, ए हो जाए, और सी का वैल्यू क्या हो जाए, ए + 1। तो आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं ए का वैल्यू 0 लूँगा तो बी भी 0 हो गया, सी 1 हो गया, है ना, 1, 1, 2 बन जाएगा। और ऐसे करते करते
लास्ट पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो हो जाएगी 8 8 9। करेक्ट। तो टोटल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई? 0 1 अप टू 8, तो टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये फेवरेबल केस कितने हैं अपने? 9। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी 9/1000। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात ये प्रोबेबिलिटी की, और इफ़ यू वांट टू कॉपी इट देन कॉपी इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए देखिए, ये सेट रिलेशन का क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी है ये टॉपिक, तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने। R1 R2 दो इक्विलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन इक्विलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। आई होप इन सब की डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो इसका मतलब R1 भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। देखिए आपको समझने में थोड़ी आसानी है, इसलिए मैं एक मान लेता हूँ कि सेट एस में ना 3 एलिमेंट है, 1 2 3 ऐसे ही। करेक्ट। अब एक मुझे R1 रिलेशन लेना है, एक R2 लेना है, तो कोई फिर अपन R1 यूनियन R2 बनाएंगे और उसके लिए चेक कर लेंगे। देखो बहुत सिंपल है। अब देखिए, अगर R1 जो है दोस्तों वो सिमेट्रिक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि R1 में 1 का रिलेशन 1 से होगा, अपने आप से रिलेशन होगा हर एलिमेंट का, यानी कि इसमें एक एलिमेंट 1 1 होगा, इसमें एक एलिमेंट 2 2 भी होगा और इसमें एक एलिमेंट 3 3 भी होगा, और सेम इसमें भी एलिमेंट 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 भी होगा। करेक्ट। अब मुझे बताओ, ये एलिमेंट इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, क्या ये इनके यूनियन में भी आएंगे? बिल्कुल, यूनियन में तो हर वो एलिमेंट आता है जो दोनों में से किसी भी एक रिलेशन में आए। तो यूनियन में भी 1 1 2 2 3 3 हो गया। ओके। तो अगर R1 रिफ्लेक्सिव है, R2 रिफ्लेक्सिव है, तो R1 यूनियन R2 डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सो दैट इज रिफ्लेक्सिव। ओके। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वतुल्य। तो ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। ओके। अब आगे चलते हैं। देखो सिमेट्रिक है, सममित है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करना है मुझे, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखिए R1 तो सिमेट्रिक है ना, तो इसका मतलब अगर R1 में जैसे मान लो कोई एलिमेंट 1 2 हुआ, तो इसमें फिर 2 1 भी होना चाहिए साथ में। यही सिमेट्रिक होने की कंडीशन है कि अगर A रिलेटेड टू B देन B इज आल्सो रिलेटेड टू A। तो सिमिलरली जैसे R2 भी सिमेट्रिक लेना है मुझे, तो मैं इसमें जैसे मान लो मैंने 1 3 लिया, तो इधर मैंने 3 1 भी ले लिया, या 1 2 ले लेते हैं, सॉरी 1 2 तो ऊपर ले चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो 2 3 ले लिया और यहाँ भी 3 2 भी हो जाएगा, फिर तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब इनके यूनियन में क्या होगा? ये सब एलिमेंट आएंगे 1 2 2 1 और 2 3 और 3 2। बताओ भाई ये सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? तो डेफिनेटली ये भी सिमेट्रिक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे इसमें मान लो A, B आ रहा है ना, तो A, B यूनियन में आ रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक में तो आएगा, और जिसमें भी आएगा, जैसे इसमें आ गया मान लो A, B, तो चूंकि ये सिमेट्रिक है तो उसमें B, A भी होगा, तो उसमें B, A है तो फिर वो यूनियन में भी आएगा, यानी यूनियन में अगर A, B है तो B, A भी होगा, तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं देखो ट्रांजिटिव की। जैसे बताओ ये जो अभी बना हुआ है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? हाँ जी, देखिए ट्रांजिटिव का ये होता है कि अगर A का रिलेशन B से है और यदि B का रिलेशन C से है किसी से, तो फिर A और C का भी रिलेशन होना चाहिए, राइट। तो जैसे देखो 1 का रिलेशन 2 से है ना, और 2 का किससे है? 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का 1 से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आप चेक करोगे तो पाओगे कि ये पूरी तरह से कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। सिमिलरली ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। तो क्या ये भी ट्रांजिटिव है? भाई ध्यान से देखिए इसको, क्या ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है? ट्रांजिटिव या संक्रामक रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जब हम इसको मर्ज कर देते हैं ना ऐसे, तो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का देखो 3 से भी है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से मौजूद है इसमें कहीं? 1, 3, तो आप पाएंगे कि वो इसमें नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ट्रांजिटिव होना नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि ट्रांजिटिव बन जाए, वो डिपेंड करता है R1 और R2 पे, बट ये गारंटी है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पक्का होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट नेसेसरली ट्रांजिटिव। सो डी इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल इस ट्रांजिटिव वाले केस के लिए ही लिए थे। देखिए
आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, आपको जब भी -a से a f(x) dx ऐसा इंटीग्रेशन दिखे, लिमिट गौर करिए, -a से a दिखे तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, 0 to a f(x) प्लस f ऑफ -x dx। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा दूँ अभी, तो अपना ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा, देखो 0 से 1 और mod x, तो mod पे mod x 1 प्लस e की पावर x और प्लस अब -x रखेंगे ना तो mod पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 प्लस e की पावर -x और dx ऐसा बन गया। देखिए अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, mod x है ना, और ये ऐसा बन जाएगा। अब समझते रहिएगा जल्दी जल्दी ना, e पावर -x को अपन ऐसे लिख ले 1/e पावर x। अब अगर एलसीएम ले लें तो ये ऐसा बन गया और ये e पावर x ऊपर चले गए, तो कुल मिला के ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इनको जोड़ दूँ मैं तो ये दोनों टर्म का टोटल क्या हो गया 1, यानी ये इंटीग्रेशन अपना हो गया 0 से 1 mod x dx। 0 से 1 ये x की रेंज है, मतलब x पॉजिटिव है तो mod लगाने की जरूरत नहीं है उस पर, तो mod x x ही बन जाएगा। तो 0 से 1 में x का इंटीग्रेशन कर लो, दैट इज x²/2, लिमिट डालोगे 0 से 1, फाइनली यू गॉट 1/2। तो क्या आंसर होगा इसका 1/2। तो ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये तो सबसे इजी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ओके, इन दिस गिवन डायग्राम m इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD। तो ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ देखो ABCD, क्वेश्चन में पूरा गिवन था, स्पेस कम होने की वजह से मैंने लिखा नहीं है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये मिड पॉइंट है, ऐसे मिला दिए, ये डायगोनल मिला, ये XY पे ऐसे काट रहे हैं। पूछा क्या मुझसे कि एरिया ऑफ AOX, ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला एरिया, इनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, क्या बराबर होंगे, और फिर है कि अगर बराबर ये तभी होंगे जब ABCD स्क्वायर होगा, ये चेक करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं, और मुझे ये बताइए इसको ध्यान से देख करके कि ये जो x है, आपको नज़र आ रहा है ट्राइंगल यहाँ पे x, राइट, क्या x जो है वो x इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC का सेंट्रॉइड है या नहीं है। देखिए ये ट्राइंगल ADC, आपने कहा ये तो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये मीडियन हो गई, करेक्ट, साइड वर्टेक्स को साइड के मिड पॉइंट से मिला रही है। अच्छा ये O है, ये तो डायगोनल यहाँ काट रहे हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो इसका मतलब ये भी साइड AC का मिड पॉइंट है, तो ये भी मीडियन हो गई, और दोनों मीडियन जहाँ काटती है वो पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड, राइट। तो x क्या है, सेंट्रॉइड। अब x अगर सेंट्रॉइड है तो आप जानते हो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AX:XM जो है वो हो गया 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि इस लेंथ को अगर आप L मान लेते हैं तो ये लेंथ 2L हो गई। ओके, अच्छा देखिए अब आप क्या करिए, एक छोटा सा काम हम ये करते हैं कि ये अपनी तरफ से इसको ऐसे मिला देता हूँ, O को और M को। ओके, अब इसको बड़े ध्यान से देखिए आप, और ये देखिए ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना AXO, इसकी हाइट क्या है, अगर इसको मैं बेस मान लूँ तो सामने वाले वर्टेक्स इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ मैं तो वो यहाँ आएगा, इस लेंथ को h बोल देते हैं हम, तो ये h इसकी हाइट हो गई। तो डेल्टा AOX जो है वो कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि LH। ओके, अब ट्राइंगल देखो आप कौन सा, OXM, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल का भी बेस क्या है, हाफ ऑफ L, मतलब हाफ इंटू L इसका बेस हो गया, और हाइट इसकी भी h है, तो ये कितना आया LH/2। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आप देख सकते हैं ये भी एकदम इसके बीचों बीच है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, राइट। तो जितना एरिया इसका है यानी कि LH, उतना ही एरिया इसका भी होगा LH, राइट। तो ये एरिया भी LH और ये वाला एरिया भी LH, दैट इज आल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ OMY। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एरिया कैलकुलेट करो OXMY का, तो वो कितना हो गया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी कि LH/2 प्लस LH/2 यानी कि LH, और यही एरिया किसका आ रहा है, डेल्टा AOX का। तो अपना आंसर हो गया कि ये दोनों बराबर हैं।
और इसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगल में भी हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए अपना आंसर सही होगा यहाँ पे बी, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये फंक्शन से क्वेश्चन है। सेट एस जो है वो सेट है फंक्शन एफ का डोमेन है क्यू यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उसकी जो कोडोमेन है वो है इंटीजर, यानी उसका इनपुट क्या आना होगा, रैशनल नंबर, और आउटपुट हमेशा आना चाहिए इंटीजर। और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, राइट, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर। देखिए अगर आप सब लोग फंक्शन से वाकिफ़ है, बेसिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, तो आप जानते होंगे कि इस प्रॉपर्टी को जो फंक्शन फॉलो करता है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, वेयर लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। दिस इज द ओनली फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस। इसमें लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसी से इनफाइनाइट फंक्शन हम बना सकते हैं। ओके, पर मेन फंक्शन यही होता है, इसी से बनते हैं जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये कह रहा है कि देखो ये मुझे केवल डिफाइन करना रैशनल नंबर पे, और इनपुट हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि x जो है वो p बाई क्यू टाइप का हो गया, रैशनल है, तो जहाँ p और q इंटीजर है, तो वो अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो एफ एक्स हो गया बेटा लैम्डा p अपॉन q, और ये इंटीजर होना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो q है ये लैम्डा या p को मैं डिवाइड कर, देखो q p को तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में क्यों लिखता। इसका मतलब q लैम्डा को डिवाइड करना चाहिए, यानी लैम्डा मस्ट बी डिविजिबल बाय q, और q क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसका मतलब इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स, क्योंकि ये हर एक इंटीजर के लिए टी बाई क्यू की हर एक वैल्यू के लिए इंटीजर आना चाहिए, यानी क्योंकि हर वैल्यू के लिए डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो हर इंटीजर से डिवाइड हो सकता है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज लैम्डा कैन बी इक्वल टू 0। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 यही एकमात्र ऐसी पॉसिबिलिटी है जो लेने पर ये फंक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और आप इसमें एक्स का कोई भी रैशनल वैल्यू डालो आपको रिजल्ट हमेशा इंटीजर मिलेगा, जो कि क्या है 0। चलिए अब आगे चलते हैं हम, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 11 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या है, देखिए दो फंक्शन है यहाँ phi1 phi2, और साथ में वेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है। तो जैसे v वेक्टर जो बेसिकली हो गया कि phi1 फंक्शन को i कैप से मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको j कैप से, और इसका सम करके वेक्टर बना दिए हैं, तो dv बाई dt ये होता है। आप जानते होंगे फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, वेक्टर का डिफरेंशिएशन इसी तरह से करते हैं, राइट। चलिए तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, dv बाई dt इज इक्वल टू 0, कि क्या ये 0 होगा। अब ये 0 कब हो सकता है, देखो कोई भी वेक्टर 0 कब होता है, जब उसके दोनों कंपोनेंट 0 हो, यानी d फाई बाई dt भी 0 होना चाहिए, राइट। सो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, सो dv बाई dt इज 0, ये कब 0 होगा, जब फाई डैश 1 भी 0 हो और फाई डैश 2 भी 0 हो। ओके, ये डैश का मतलब इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये टर्म भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होनी चाहिए। अब आप बताइए, एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल t की हर वैल्यू के लिए। तो ऐसा कब हो सकता है, जब phi1 और phi2 कैसे फंक्शन हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन हो, तभी इनका डेरिवेटिव सब जगह 0 आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो, जबकि क्वेश्चन में गिवन है नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ऑप्शन है आपका गलत है। नाउ चेक फॉर बी, v डॉट dv बाई dt क्या होगा, देखो। तो अगर आप v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं dv बाई dt से, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई होप आपको आता होगा, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा phi1 मल्टीप्लाई विद d phi1 अपॉन dt, और ऐसे प्लस phi2 मल्टीप्लाई विद d phi2 अपॉन dt। आप पहचानते हैं इस टर्म को, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2v वेक्टर डॉट dv बाई dt, तो आपको क्या मिलेगा, 2 phi1 d phi1 बाई dt विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ phi1 स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ phi2 स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और phi1 स्क्वायर प्लस phi2 स्क्वायर क्या हो गया, देखो यहाँ से, दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड v स्क्वायर, मॉड v स्क्वायर ही होगा ये। तो इस तरह से आपको ये मिल गया 2v वेक्टर डॉट dv बाई dt इज दिस। अब इससे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, अगर मैं v डॉट dv बाई dt को 0 कर देता हूँ, मतलब ऐसा हो कि ये टर्म हमेशा 0 आ रही है, उसका मतलब ये भी 0 होगा, और ये हमेशा 0 कब होगा, जब ये कांस्टेंट होगा, यानी मॉड v कांस्टेंट होना चाहिए। सो बी करेक्ट है।
सिमिलरली सी भी देखिए, अगर मॉड वी कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया तो वी डॉट डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये भी करेक्ट है। ओके, अब आते हैं डी ऑप्शन पे। क्या डी वी बाई डी टी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ 5 1 5 2, कि 5 1 5 2 को कुछ भी ले लें तो क्या ये चीज़ कांस्टेंट नहीं बन सकती, मतलब ये कह रहा है कांस्टेंट नहीं बनेगी, तो हमें चेक करना है कि है या नहीं। देखिए, अगर मैं डी वी बाई डी टी को कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन डी की, तो मैं क्या करूँगा, देखो कोई भी वेक्टर है ये कांस्टेंट कब बनेगा, जब ये टी पे डिपेंड ना करे, यानी कि ये टर्म कांस्टेंट हो, राइट। तो ये कांस्टेंट कब होगी, मैं ऐसा करता हूँ, इसको कांस्टेंट बनाने के लिए 5 1 को आप ऐसे ले लीजिए लैम्डा टी या 2t, राइट, लीनियर फंक्शन ले लीजिए सिंपली 2t + 3 ऐसे कुछ। 5 2 को ले लो आप 5t + 7, देखो तो अब आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, और ये कितना हो गया 2i कैप + 5j कैप विच इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर 2i कैप + 5j कैप, तो बन गया ये तो कांस्टेंट, तो बिल्कुल इसको कांस्टेंट बना सकते हैं। और यहाँ देखो जो मैंने 5 1 5 2 लिए हैं ये कांस्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था कि ये कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, तो इनको कांस्टेंट ना लेकर भी हम डी वी बाई डी टी को कांस्टेंट बना सकते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। एक बार फिर से फंक्शन का कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। लेट एफ और जी दो फंक्शन है सच दैट एफ एक्स बराबर दिस, के इज़ नेचुरल नंबर, जी कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो f के बारे में मुझे चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए हम डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू करते हैं। अगर मुझे f का डेरिवेटिव चाहिए 0 पर, f डैश 0, राइट, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 + h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। अच्छा, h की जगह देखिए मैं x लिख देता हूँ, क्योंकि जनरली जब हम h लिखते हैं तो वो 0 की पॉजिटिव साइड के लिए ही लिखते हैं डेफिनेशन में। अब मैंने x लिख दिया है, तो ये LHL और RHL दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये दोनों लिमिट सेम होती है, राइट, यानी ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब यहाँ आइए देखिए, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए ये तो हो गया fx, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इट विल बिकम x पावर k इंटू जी एक्स माइनस f0 क्या होगा, अगर आप वहाँ पुट करें तो आपको मिलेगा 0 इंटू g0। g0 पता है कि डिफाइन है, कंटिन्यूस है, तो सम डेफिनेट वैल्यू मल्टीप्लाई विद 0 विल बी 0, तो f ऑफ 0 पक्का 0 हो जाएगा, नीचे x हो गया। तो कुल मिला के ये आया देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर k -1 इंटू जी एक्स। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो ये k पे डिपेंड करता है। सोचिए अगर k का वैल्यू 1 हो तो इफ़ k इज इक्वल टू 1 तो ये पावर क्या होगी 0। देखो अगर k 1 होता तो यहाँ x होता, x से x कैंसिल आउट होकर सीधे सीधे gx बचते, सो दैट विल बिकम g0 जब लिमिट डालोगे x टेंस टू 0, राइट। अगर k का वैल्यू आप 1 या 1 से ज़्यादा लेते हो, है ना, जैसे यहाँ 2 लें या 3 लें या 4 लें, तो 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी कोई ना कोई पॉजिटिव पावर यहाँ बचेगी, तो यहाँ पे x का कोई पॉजिटिव पावर है। अब जब आप ये लिमिट पुट करोगे तो इट विल बिकम 0, उसकी कुछ पॉजिटिव पावर इंटू g0। g0 फाइनाइट वैल्यू है, तो वो जब 0 से मल्टीप्लाई होगी रिजल्ट विल बिकम 0। यानी कि क्या हुआ, देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा, अगर आप k का वैल्यू 1 लो तो भी होगा, 1 से बढ़ा लो तो भी होगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस डेफिनेटली होता है, तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा f'0 0 आएगा हमेशा, ये गलत है। f'0 g0 के बराबर आएगा अगर k का वैल्यू 1 हुआ, और k का वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तो 0 आएगा, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। सो b और d जो हैं वो इसके राइट आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आप जेई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये जेई में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, करेक्ट। तो आइए देखिए कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें। z1 z2 दो फंक्शन है, दोनों का मॉड्यूलस देखो 1 है, सॉरी z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों का मॉड्यूलस क्या है 1। अब आप जानते होंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ r उसका मॉड्यूलस होता है और थीटा उसका आर्ग्यूमेंट होता है, यानी यहाँ r का वैल्यू क्या हो गया 1 दोनों के लिए। तो ये z1 जो है ये क्या बन गया भाई e पावर आयोटा थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में। ऐसे ही z2 को क्या लिख सकते हैं,
उसके लिए आर्ग्यूमेंट कुछ और ले लेते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा की फॉर्म में। अब अगर मैं रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार करूँ तो वो क्या आएगा, देखिए रियल पार्ट क्या आएगा। अच्छा, Z2 बार के लिए थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे माइनस मान लो, तो ये Z2 बार हो गया। तो रियल पार्ट कब आएगा इसके प्रोडक्ट का, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, करेक्ट। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आया, फिर आयोटा आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर तो वापस से प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा साइन अल्फ़ा, ये बन गया। अब मैं यहाँ वापस प्लस कर देता हूँ, ये Z2 हो गया, राइट। अब देखिए क्या, इसको पहचानते हैं आप, ये हो गया भैया कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, और ये मुझे गिवन है 0। अब आप बताओ जैसे कॉस 0 कब होता है, तो उसमें से जैसे एक पॉसिबिलिटी में लेता हूँ कि π/2 पे 0 हो गया, तो थीटा कितना हो गया π/2 प्लस अल्फ़ा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ यूज कर लो, तो देखिए Z1 क्या बन जाएगा, कॉस थीटा यानी कि कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा, जो क्या हो जाता है माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया ऐसे, प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। Z2 को हम यही रहने देते हैं, राइट। तो Z2 को मैं एज इट इज रख लेता हूँ, तो सब कुछ अल्फ़ा की फॉर्म में आ गया है। अब देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो गया, एक तरह से माइनस साइन अल्फ़ा ए हो गया, बी क्या हो गया कॉस अल्फ़ा हो गया, सही है, सी क्या हो गया कॉस अल्फ़ा, और डी क्या हो गया साइन अल्फ़ा। तो ये ए बी सी डी सारे आ गए। अब मुझे W1 बनाना है। देखो W1 जो है वो क्या, ए प्लस आयोटा सी। तो देखिए W1 क्या होगा, ए प्लस आयोटा सी, यानी कि माइनस साइन अल्फ़ा प्लस आयोटा कॉस अल्फ़ा, जो कि ध्यान से देखिए Z1 ही है, तो W1 ही Z1 बन गया। W2 बनाओगे बी प्लस आयोटा डी, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, तो यही Z2 हो गया, राइट। तो Z1 ही W1 है, Z2 ही W2 है, इसलिए डेफिनेटली ये ऑप्शन तो करेक्ट है ही, और ये भी करेक्ट है क्योंकि ये दोनों रिलेशन हमें गिवन है, राइट। अब उसकी बात कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ W1, इसका रियल पार्ट माइनस साइन अल्फ़ा, उसका इमेजनरी पार्ट साइन अल्फ़ा, क्या बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है, एक में माइनस साइन अल्फ़ा आ रहा है, एक में प्लस साइन अल्फ़ा आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब आता है डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन क्या है भाई, रियल पार्ट ऑफ W1 W2, तो गुणा करके देखते हैं Z1 Z2 को आपस में रियल पार्ट क्या आएगा, तो कब आएगा रियल पार्ट, जब ये माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सही है। फिर ये आयोटा कॉस अल्फ़ा आयोटा साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फिर से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया देखिए 2 टाइम माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब आप देखिए कि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 टाइम माइनस साइन अल्फ़ा तो क्या रियल पार्ट ऑफ W1, करेक्ट, और कॉस अल्फ़ा क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ W2, यानी कि बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन यहाँ सही है। ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अगर आप नेक्स्ट दे रहे हैं तो जेई के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके जाइएगा, और जेई दे रहे हैं तो नेक्स्ट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। पी ए क्या है, पी ए एक पैराबोला है, देखिए जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लें तो ये ऐसे बन जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस ए स्क्वायर। तो ये पैराबोला गिवन है मुझे पी ए, राइट। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या है, देयर इज अ कॉमन पॉइंट लाइज ऑन पी ए फॉर ईच। अच्छा, इसके लिए देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर मत बनाइए, इस वाली पैटर्न में देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू 2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। आपको याद होगा, आप लोग कोऑर्डिनेट में हम लोग अक्सर ऐसा बताते हैं कि 2 कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा कर्व लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0, यहाँ S1 S2 उन कर्व की इक्वेशन है। तो यहाँ भी देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर ले आओ, चले ऐसे कर लीजिए, माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन ऐसे लिख दी मैंने। तो ये जो पैराबोला है ये हमेशा क्या होगा, इसके और इसके इंटरसेक्शन से पास होगा, यानी कि 2x प्लस 1 का वैल्यू 0 हो और एक्स स्क्वायर बराबर y हो जाए, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई भी 0 हो। देखिए इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू आया -½ और x का वैल्यू -½ अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू आता 1/4। तो ये वो पॉइंट है -½ 1/4 जो हर हाल में इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, बिकॉज इफ़ यू पुट x इक्वल टू -½ दिस विल बिकम 0। तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि a का वैल्यू क्या है, a इंटू 0 विल बिकम 0। तो a की हर वैल्यू के लिए
ये पैराबोला डेफिनेटली इस पॉइंट से पास होगा, यानी जितने भी पैराबोला बनेंगे अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ए की, तो सब यहाँ से पास होंगे, यानी कि उन सब में ये कॉमन पॉइंट होगा। सो ए विल बी द राइट आंसर बट नॉट बी। तो ये तो कंफर्म हो गया, ए बी में से ए सही है। अब ये पूछे वर्टेक्स ऑफ पी ए, इसका वर्टेक्स क्या है, तो इसलिए मैंने इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स हो गया माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, राइट। जब पैराबोला इस पैटर्न में हो परफेक्ट स्क्वायर टर्म में, तो ये जहाँ जीरो होती है वो पॉइंट वर्टेक्स देता है अपने को। तो ये कब जीरो होगा, माइनस ए पे, तो एक्स का वैल्यू माइनस ए डालेंगे, वाई का वैल्यू ये आएगा, तो ये वर्टेक्स है। क्या ये इस लाइन पे लाई करेगा एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, तो बिल्कुल करेगा क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए है, तो ये भी सही हो गया। अब लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ पी ए, इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, तो इसका लोकस निकालने के लिए हम क्या करें, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए को एक्स मान लिया और वाई मान लिया ए माइनस ए स्क्वायर को। अब यहाँ से आप ए को एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ से अगर हम ए को एलिमिनेट करें तो देखिए एलिमिनेट ए क्या आएगा, वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला आ गया, इस पैराबोला का वर्टेक्स पूछा गया, तो फिर से वर्टेक्स की बात आ गई, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील कर लेते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए आपको इसको देना पड़ेगा -1/4। तो इसमें 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, वो सब मिला के ये बन गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया भाई, ये टर्म कब जीरो होगी, -12 पे, और x का वैल्यू -12 डालेंगे तो y का वैल्यू आया 1/4। तो -12, 1/4 इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस पैराबोला के वर्टेक्स का लोकस भी एक पैराबोला होगा, उसका वर्टेक्स है ये। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ही है ना, क्योंकि देखिए एस एन साइन ऑफ दिस है, सी एन है कॉस ऑफ दिस। अब ये जो टर्म है ये सेम है, तो आप एन कुछ भी ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो ए तो डेफिनेटली करेक्ट है ही है। अब देखिए अगर मुझे डिसाइड करना एस एन और एस एन प्लस 1 में कौन बड़ा है, तो राइट उसके लिए मुझे यहाँ पे एन की जगह n+1 डालना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाके डिवाइड कर दूँ तो ये ऐसे बनेगा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1/x0 की पावर n प्लस x0 टू द पावर n। तो पहले हम इस टर्म पे फोकस कर रहे हैं कि इसमें और इस टर्म में कौन सी टर्म बड़ी होगी, समझिएगा बात को ध्यान से पहले, राइट। ओके, अगर देखिए x0 का वैल्यू 1 है, इफ़ x0 इज इक्वल टू 1, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर x0 का वैल्यू 1 नहीं है, बराबर कब होगी भाई, जब x0 का वैल्यू होगा 1, तब तो आएगी इक्वलिटी। इफ़ x0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तब क्या होगा इसको समझिए। तो देखिए कोई एग्जांपल लेके समझो, जैसे मान लो मैंने x0 का वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 पावर n प्लस 1/2 पावर n, ये तो इधर हो गया, इधर हो गया 2 पावर n प्लस 1 प्लस 1/2 पावर n प्लस 1। तो कौन सी टर्म बड़ी है देखिए, अब यहाँ गौर करिएगा, जैसे आपने पावर बढ़ाई ना, तो ये वाली वैल्यू तो इंक्रीज हो गई और ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा है डिक्रीमेंट की तुलना में। जैसे कि मान लो या n का वैल्यू 2 लेके देखते हैं, देखो तो इधर 3 आ जाएगा, है ना। तो ये तो देखो 4 से 8 हो गए, यानी 4 ऐड हुआ, ये 1/4 से 1/8 हुए, यानी कि -1/8 सब्ट्रैक्ट हो गया इस वैल्यू में, इसमें 4 जोड़ दो, -1/8 कर दो, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप देखिए बड़ा ज़्यादा है ना, कम हुआ है, यानी ये वैल्यू फाइनली इससे बड़ी होगी। तो आप कह सकते हो कि ये टर्म इस टर्म से बड़ी आएगी हमेशा, या बराबर आएगी कब, जब x0 का वैल्यू 1 होगा। उसके अलावा आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये बड़ा आएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म तो उसके डिनोमिनेटर में है, करेक्ट, यानी पाई अपॉन x0 की पावर n प्लस 1/x0 टू द पावर n, और पाई अपॉन x0 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1/x0 टू द पावर n प्लस 1। इनमें कौन बड़ा होगा भाई, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, राइट। तो ये बन गया पाई और x0 पावर n, और ये हो गया x0 पावर 2n प्लस 1, और इधर हो गया भाई पाई अपॉन
एक्स नॉट पावर 2 टाइम n प्लस 1 प्लस 1 और एक्स नॉट टू द पावर 2 टाइम एक्स नॉट पावर n प्लस 1। ओके, अब आते हैं हम साइन कॉस के ऊपर। देखिए साइन कैसा फंक्शन है, राइट। अगर आप 0 से π/2 के बीच में बात करते हैं, 0 से π/2 में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है जब x नॉट 0 हो जाए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये π/2 हो सकती है। उसका कारण क्या आप लोग जानते होंगे, इस तरह की टर्म कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल का सम पॉजिटिव साइड में हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो ये 2 या 2 से बड़ी है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो हाफ या हाफ से छोटा हो गया, तो ये वैल्यू 0 से हाफ में। तो 0 से हाफ में देखो क्या होता है, इन 0 to π/2, 0 से π/2 में साइन एक्स और टेन एक्स तो कैसे फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग, इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है। और कॉस एक्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग। तो अगर हम इस बातों का ध्यान रखें, हम देखिए तो देखिए साइन ऑफ पाई एक्स नॉट पावर n अपॉन एक्स नॉट 2n प्लस 1 को कंपेयर करूँ मैं साइन ऑफ पाई एक्स नॉट n प्लस 1 अपॉन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या खासियत होती है बालकों कि बड़े इनपुट पे बड़ी वैल्यू देता है, छोटे इनपुट पे छोटी वैल्यू देता है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका जो आउटपुट आएगा साइन लगाने पे वो भी इससे बड़ा ही आएगा, यानी एस एन पक्का बड़ा होगा एस एन प्लस 1 से, यानी कि ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। अब देखो सी किसके लिए है, कॉस के लिए। कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, तो इसमें उल्टा होता है, अगर आप बड़ा इनपुट दोगे तो आउटपुट छोटा होगा, तो ये इनपुट बड़ा है तो इसका आउटपुट छोटा होगा, यानी कि सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी एन छोटा होगा सी एन प्लस 1 से, तो ये गलत हो गया, राइट। एस एन अपॉन सी एन जो है ना वो बेसिकली 10 हो गया, साइन ऑफ दिस अपॉन साइन ऑफ दिस कर तो 10 हो गया, राइट। एस एन अपॉन सी एन जो है वो हो गया 10 ऑफ ये जो भी टर्म गिवन है उसका, और 10 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, इसलिए एस एन अपॉन सी एन जो है इंक्रीजिंग में इनपुट बड़ा होने पर, यानी एस एन अपॉन सी एन में इनपुट बड़ा है तो ये पक्का बड़ा होगा किससे, एस एन प्लस 1 अपॉन सी एन प्लस 1 से, यानी डी भी करेक्ट आंसर है। तो इसके करेक्ट आंसर है ए, बी और डी। तो बच्चों ये था डिस्कशन नेक्स्ट 2018 के क्वेश्चन पेपर का। देखिए अगर आप जेई प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो आई होप बच्चों ये 2018 नेक्स्ट का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी नेक्स्ट के पेपर आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। चलिए, अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।